क्योंकि हिंदी में जब इंटरनेट आया, हिंदी का पहला वेब पोर्टल शुरू हुआ, वेब दुनिया, तो उसका संस्थापक संपादक होने का सौभाग्य मुझे मिला। और तब कल्पना नहीं थी 1991 में, आज से 26 साल पहले, की ये पत्रकारिता इस दौर पे जाएगी। चूंकि यहाँ बहुत सारे विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं बजाय कोई किताबी बात करने के अपने अनुभव के बारे में बात करूंगा, और ये बात करूंगा कि पत्रकारिता के इस पत्रकारिता के इस डिजिटल युग में क्या होने वाला है और क्या इसकी चुनौतियां हैं। यानी संक्षेप में कहूं तो मैं बात को व्यावहारिक रूप में ज्यादा पेश करना चाहूंगा बजाय सैद्धांतिक और किताब के। सिद्धांत तो आप विद्वान लोग क्रिएट करते हैं और हम उसका अनुसरण करते हैं, तो हम आपके अनुगामी हैं, आपके पीछे पीछे चलते हैं, यही कहा जा सकता है। हिंदी पत्रकारिता बहुत पुरानी नहीं है, अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं की पत्रकारिता के मुकाबले अपेक्षाकृत नई है। और विश्व हिंदी दिवस आज 10 जनवरी को दुनिया भर में मनाया जा रहा है, और ये खुशी की बात है कि हिंदी धीरे धीरे दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करने की ओर बढ़ रही है। मुझे याद है कि आज से 30-35 साल पहले, जो अ, मेरे वरिष्ठ हैं जानते होंगे, 30-35 साल पहले जब कोई व्यक्ति हवाई जहाज में यात्रा करता था तो वो हिंदी बोलने में डरता था, क्योंकि इस पूरा माहौल अंग्रेजी ना होता था। एयरपोर्ट से लेकर विमान परिचारिका तक सब अंग्रेजी में बात करते थे। धीरे धीरे वो दौर टूटा, और अब ये दौर भी आया कि पैन एम की अ, के विमान में भी आप जाएं, अमेरिकी विमान कंपनी के विमान में जाएं, तो भी वहाँ जगजीत सिंह की गजलें और हिंदी गाने सुनने को मिलते हैं। तो ये हिंदी की बड़ी जीत है। जब उदंड मार्तंड से हिंदी की पत्रकारिता शुरू हुई, तब किसी को अंदाज नहीं था कि हिंदी पत्रकारिता कहाँ जाएगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे विद्वानों ने, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे विद्वानों ने हिंदी की बहुत लड़ाई लड़ी। इसमें गांधी जी का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने भी हिंदी को महत्व दिया, और ये बात रेखांकित की कि केवल हिंदी ही है जो देश की संपर्क भाषा के रूप में आगे आ सकती है। तो गांधी जी का वो विजन था। दुनिया धीरे धीरे बदलती गई। छापे खाने में बहुत नए नए परिवर्तन हुए। पहले एक छापे खाने होते थे, हैंड कंपोजिंग होता था, फिर लाइनोग्राफी आया, फिर फोटो कंपोजिंग आया, फिर अब तो डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया कि पूरी पत्रकारिता क्या, पूरी दुनिया बदल चुकी। किताबों का रूप बदल चुका है, साहित्य का रूप बदल चुका है। किताबें ई फॉर्मेट में आ रही हैं, ई बुक में आ रही हैं, और ऑडियो बुक्स में आ रही हैं। यानी अब किताब पढ़ने के लिए आपको किताब लेकर पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है। आप ई बुक के रूप में पढ़ सकते हैं, या ईयरफोन लगाकर ऑडियो पुस्तक के रूप में पढ़ सकते हैं। तो दुनिया ऐसे बदल रही है, पत्रकारिता भी इसमें बदल रही है, साहित्य भी बदल रहा है। शुरुआत में अखबार, जो भी अखबार थे, 1735 में जब पीटर जेंगर ने ब्रिटिश अखबार की आलोचना करना शुरू किया था, तो लोगों ने उन पर बहुत सारे मानहानि के केस चलाए थे। जब रेडियो की शुरुआत हुई 20वीं सदी में, तो कहा गया कि अखबारों का युग बदल गया है, अब तो रेडियो आ गया है, ज्यादा तेजी से खबरें जाएगी, सूचनाएं जाएंगी और दुनिया बदलेगी। जब टेलीविजन आया, तो लोगों ने कहा अब तो टेलीविजन आ गया है, तो अब अखबार की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि टेलीविजन में ही खबरें देख लेंगे, प्रिंट मीडिया की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन वैसा भी नहीं। फिर ओटीटी जैसा प्लेटफॉर्म आया, जिसने देशों की सीमाएं लांघ दी, और ओटीटी पर कई फिल्में और कई सीरियल तो ऐसे आए हैं जिन्हें कहा जा सकता है कि वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का बहुत अच्छा तरीका, बहुत अलग रूप है। हिंदी पत्रकारिता में जब पूरी पत्रकारिता में दुनिया में इंटरनेट का आगमन हुआ, तो पत्रकारिता में जो प्रिंट पत्रकारिता की सीमाएं थी वह टूट गई। प्रिंट की सीमाएं थी कि अखबार के पन्ने सीमित थे, 10 पेज, 12 पेज, 16 पेज, 20 पेज, सीमित पन्ने थे, सीमित जगह थी। तो उसमें सीमित जगह थी। लेकिन जब इंटरनेट आया, ब्लॉग्स आए, ई पोर्टल आए, ई बुलेटिन आए, तो उन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, अब शब्दों की सीमा हमें नहीं चाहिए, हम
5,000 शब्दों में भी कोई खबर या उसका विस्तृत विवरण दे सकते हैं। तो एक बहुत बड़े बदलाव का दौर था। अब इस दौर में जिन लोगों को जानकारी की भूख रहती थी वे देख सकते थे। दूसरी बात, अखबारों में जो खबरें छपती थी उनके साथ जो तस्वीरें होती थी उनके लिए उनका एक फॉर्मेट था। वो तस्वीरें उतनी ही बड़ी थी, लेकिन इंटरनेट ने उन तस्वीरों को बदल दिया। वीडियो फॉर्मेट में तस्वीरें आने लगी। वीडियो फॉर्मेट में आने के साथ ही तस्वीरों को बड़ा या छोटा करके देखने की संभावना भी बढ़ गई। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली हुई। फिर जब रेडियो का विस्तार हुआ, रेडियो बदला, तो रेडियो के भी नए दौर की शुरुआत हुई जब पॉडकास्टिंग शुरू हुई। और अब जो पॉडकास्टिंग हो रही है वो दुनिया में किसी भी विषय पर, गंभीर से गंभीर विषय पर और मनोरंजन के स्तर पर, हल्के से हल्के स्तर पर आप ये देख सकते हैं। अखबारों में मालिकों का जो नियंत्रण था, सरकार का जो नियंत्रण था, वो काफी सख्त था। अब नए मीडिया में, डिजिटल मीडिया में नियंत्रण इतना सख्त बचा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी दीवारें इसमें टूट गई हैं। हालांकि सरकारें कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी इसमें नियंत्रण लाया जाए, कंट्रोल किया जाए इंटरनेट मीडिया पर भी, लेकिन उसको नहीं लाया जा सकता। बात करता हूं 1998 की, जब न्यूज वीक के रिपोर्टर माइकल इसिकोफ ने व्हाइट हाउस में एक झूठी गवाही के मामले में वो काम कर रहे थे। तो एक कहानी छपी और उस कहानी से खुलासा हुआ कि डिजिटल पत्रकारिता कितनी आधुनिक हो सकती है और कैसी बदलाव ला सकती है। डिजिटल पत्रकारिता के आने से अखबार वालों ने अपने डिजिटल पेपर शुरू किए, अपने वेब शुरू किए, और एक छोटे से मोबाइल पर आप वो सारी खबरें देख सकते हैं जो पहले देखना बड़े टेलीविजन चैनल पर नेटवर्क के बिना संभव नहीं थी। मैंने टीवी चैनल में काम शुरू किया था, एक राष्ट्रीय चैनल में, तो मैंने ये पाया कि हमारे पास एक आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन, ओबी वैन हुआ करती थी। हमारे प्रदेश में एक थी। वो 5 करोड़ की वैन थी और उसमें 6 कर्मचारी काम किया करते थे। और उस वैन की खूबी ये थी कि उसमें कैमरा सेट करके सैटेलाइट से लिंक जुटा के हम किसी भी जगह से लाइव प्रसारण कर सकते थे। ये बड़ी जबरदस्त क्रांतिकारी बात थी कि कहीं से भी आप लाइव प्रसारण कर दें। कहीं मैच हो रहा है, कहीं भाषण हो रहा है, कहीं खेल हो रहा है, उसका सीधा प्रसारण हो जाए। लेकिन वो 5 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था वो आज के दौर में एक फिजूल खर्ची मानी जाने लगी, क्योंकि छोटा सा उपकरण, ये 5-10 हजार रुपए का मोबाइल, इसमें अगर नेट का कनेक्शन है तो आप पूरी दुनिया में अपनी बात को लाइव कह सकते हैं। आज हम जो लोग लाइव प्रसारित कर रहे हैं कार्यक्रम, तो आप देखिए कि हम पूरी दुनिया में किस तेजी से अपनी बात कह सकते हैं। जैसे जैसे डिजिटल पत्रकारिता का विस्तार हो रहा है, तो अखबारों के सामने बड़ा गंभीर संकट पैदा हो गया। खास करके अमेरिका में तो बहुत तेजी से अखबारों की संख्या गिर रही है, अखबारों का प्रसार गिर रहा है। 2020 तक अमेरिका में अखबारों की प्रसार संख्या घटते घटते 6 करोड़ 33 लाख से घट के 2.5 करोड़ तक आ गई। यानी आप देखिए कि इस तेजी से उनकी प्रतियों की बिक्री घटी। कई अखबारों ने अपने अखबार बंद कर दिए और कई अखबारों ने आपस में मिलजुल कर एक साथ काम करना शुरू किया। ये सब बदलाव इसलिए हुआ कि लोगों ने अखबारों की जगह ईमेल के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से अपनी खबरें पढ़ना शुरू कर दिया। एक और बहुत अच्छी बात यह है कि हम चलते फिरते अपने वीडियो शेयर कर सकते हैं, अपने फोटो शेयर कर सकते हैं, पॉडकास्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी, अपनी कहानी, अपनी नाकामी की कहानी, अपनी सफलता की कहानी, अपने उपलब्धियों का बखान कर सकते हैं। ये पहले संभव नहीं था, लेकिन इसने इसे संभव बनाया। तो अब एक और बड़ा बदलाव ये हुआ कि जब अखबार में कोई खबर छपती थी तो लोग संपादक के नाम पत्र लिखते थे, फिर पत्र पहुंचता था, पत्र छपता था, कई कई दिन लग जाते थे। लेकिन अब जो क्रांति आई है वो क्रांति ये है कि ये तत्काल प्रतिक्रिया मिल जाती है कि हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। तो जो इंटरेक्टिव
खूबी है इसकी, ये इंटरेक्टिव पना ही इसकी महत्वपूर्ण बात है कि हम बहुत इंटरेक्टिव हो गए हैं। पहले ये इतना इंटरेक्टिव होना संभव नहीं था। आज अगर मैं कोई एक ई ई पेपर में या मेरी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल लिखूं, तो तत्काल कोई भी आदमी विद इन मिनट उस पर कमेंट कर सकता है कि ये क्या है, आपने जो कहा है मैं इससे संभव हूँ, मैं इसमें सहमत हूँ या सहमत नहीं हूँ। और जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रसार प्रसार बढ़ रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीचैट, यूट्यूब, इन सब माध्यमों ने पूरी पत्रकारिता को ग्लोबलाइजेशन के लेवल पर ला दिया है। आप यहाँ बैठे बैठे दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। अब हाल ये है कि अखबारों के लिए ये तमाम चीजें, सोशल मीडिया, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे प्लेटफॉर्म ये सोर्स मीडिया की तरह हो गए, जो पहले कभी यूएनआई, पीटीआई, भारतीय हिंदुस्तान समाचार वगैरह हुआ करते थे। ये अब उनकी जगह ये सोशल मीडिया ने ले ली। तो ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पूरे मीडिया जगत को प्रभावित कर रहा है, और प्रभावित ही नहीं कर रहा है बल्कि कहना चाहिए कि उस पर कंट्रोल कर रहा है। आपको मेरी बात अटपटी लगेगी कि ये कैसे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आप देखिए, अब जो पत्रकारिता है वो कलम विहीन पत्रकारिता है, इंटरनेट की पत्रकारिता है, कीबोर्ड की पत्रकारिता है, वॉइस कमांड की पत्रकारिता है, चैट जीपीटी और एआई के जमाने की पत्रकारिता है। अब हमारे मोबाइल में ऐसे ऐसे उपकरण आ गए हैं कि अपने ऐप को डाउनलोड कर लो, तो आपको जिस विषय में जो जानकारी चाहिए वो आपको अ, कुछ ही सेकंड में उपलब्ध है। तो इसने बहुत ज्यादा बदलाव कर दिए हैं और हमारे जीवन को वो कई मामलों में आसान कर दिया है और कई मामलों में बहुत जटिल कर दिया है। कि अब हम लगता है कि हम सोशल मीडिया के लिए जिंदा हैं, या कंप्यूटर के लिए जिंदा हैं, या स्क्रीन के लिए जिंदा हैं, स्क्रीन शेयर करने के लिए जिंदा हैं। ये सारी बातें हमें बहुत ही बदलाव वाली लगती है। तो इस तरह के लगातार बदलाव होते जा रहे हैं और हम इसमें एक छोटे से उपकरण की तरह लगते हैं। यानी जो लोग हम लोग प्रमुख थे, हमारे लिए अखबार थे, अब हमें लगता है कि हम इन डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए अपना जीवन खपा रहे हैं। इसके दूसरे इसके दूसरे रूप भी देखते हैं। जैसे फिल्में जब शुरू हुई, तो फिल्मों का और सोशल मीडिया पर रील्स आ रही हैं। आप देखें कैसे क्रांतिकारी बदलाव होते हैं। जो पहली पहली फिल्में बनी थी, जो पहली फिल्म बनाने वाले, चलती फिरती फिल्म बनाने वाले लोग थे, वो पहली फिल्म कैसी थी? जब उन्होंने कैमरा बनाया, तो कैमरे के साथ उन्होंने एक प्रोजेक्टर और कैमरा दोनों को संयुक्त कर दिया, यानी कैमरा भी है और प्रोजेक्टर भी है। और वो दोनों भाई जो थे, उन्होंने उसका उपयोग किया, तो उन्होंने 20-20 सेकंड की, 30-30 सेकंड की रील बनाई। रील क्या बनाई? वो एक रेलवे स्टेशन पे जाके खड़े हो गए, प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए, जब ट्रेन आई तो ट्रेन के इंजन को उन्होंने शूट किया कि ट्रेन आ रही है, और इसे उन्होंने अपने ही प्लेटफॉर्म पे एक तरफ उन्होंने शूट किया, दूसरी तरफ उसको डिस्प्ले करके देखा कि यहाँ चलती हुई ट्रेन छवि के रूप में आ रही। फिर उन्होंने एक समुद्र के किनारे अपना कैमरा जाके सेट कर दिया और शूट किया। तो वो 30-40 सेकंड की फिल्म थी, जो 30-40 सेकंड में शूट हुई कि लोग समंदर किनारे टहलने जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग बच्चे का हाथ पकड़े हुए है, कोई लहरों के बीच दौड़ रहा है, कोई मछली पकड़ने जा रहा है, कोई नाव जा रही है, कोई अ, जहाज जा रहा है। ये सब चीजें थी। तो केवल एक सीन 25 से 30 सेकंड का था, और उस 25-30 सेकंड की रील को उन्होंने शूट किया। फिर वे एक स्कूल के सामने खड़े हुए, जब स्कूल की छुट्टी हुई, प्राइमरी स्कूल था, और जैसे ही बच्चों छुट्टी हुई तो बच्चे दौड़ते हुए बस्ता लेके भागते हुए निकलते हैं। तो उन्होंने वो दृश्य शूट किया कि देखिए ये कैसे फिल्म शूट होती। और 3-4 फिल्में उन्होंने ली और उन्होंने न्यूयॉर्क में उसका एक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। फिर उन्होंने कहा कि क्यों न इसका प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया में किया जाए। तो वो दोनों भाई ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जहाज में बैठे। वो जहाज मुंबई बंदरगाह के पास से गुजर रहा था, और वहां उनका जहाज खराब हो गया, और कहा कि जहाज कुछ दिन मुंबई के अ, तट पर रुकेगा। तो दोनों भाई उतर के आए, अपनी मशीनें लेकर आए, और उन्होंने मुंबई में कोलाबा में एक होटल में अपना
डेरा जमाया और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में एक विज्ञापन दिया कि यहाँ हम सिनेमा का प्रदर्शन करेंगे। ये बात है 1896 के आसपास की। ये कहा गया कि हम चलती फिरती फिल्म दिखाएंगे। वाटसन होटल था, होटल का नाम था वाटसन होटल, कोलाबा मुंबई में था। जब वो फिल्म वहां दिखाई गई तो उन्होंने टिकट रखा 1 रुपया। उस जमाने में 1 रुपया बड़ी चीज होती थी, क्योंकि उन दिनों जब ताजमहल होटल बना था तो शुरुआत में ताजमहल होटल का एक दिन का किराया 6 रुपए था। आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना महंगा टिकट रहा होगा, लेकिन फिर भी 200 लोग वो फिल्म देखने के लिए आए। और जब वो फिल्म चली और रेल का इंजन चलता हुआ आया पर्दे पर, तो कई महिलाएं बेहोश हो गई। पूरी की पूरे दर्शक दरवाजे की ओर भागे और उन्हें लगा कि अब क्या होगा, ये ट्रेन हम पर चढ़ जाएगी। तब जब उन्हें बताया गया, डॉक्टर का इंतजाम किया गया और 2 महीने तक वो उस फिल्म का प्रदर्शन किया गया। और इस तरह से फिल्मों की शुरुआत। तो मुझे लगता है कि नए दौर में अगर कोई ब्लॉग लिख रहा है, कोई चिट्ठी लिख रहा है, कोई अपना सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लिख रहा है, कोई रील बना रहा है, तो आप ये तय मानिए कि ये बदलाव की शुरुआत है। और जिस तरह डिजिटल मीडिया चाहे फिल्म के रूप में आए या तस्वीर के रूप में आए या वीडियो के रूप में आए, रील के रूप में आए, हमारी दुनिया को बदलने में लगा हुआ है। ये सारे बदलाव के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इस बदलाव से बहुत सारी चीजें और भी होंगी। अब हमें असली खबर ढूंढना इस दौर में ऐसा होगा कि जंगल में से सुई, भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने जैसा हो गया। जब खबरों का बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है, तो उसमें बहुत सारी चीजें प्रभावित भी होती हैं। अभी अभी एक नई चीजें हुई है मीडिया की दुनिया में भी। वो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग समाचार पत्रों ने शुरू कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने अपना एक अलग एआई ऐप बनाया है और उसी के जरिए वो अपना काम करते हैं। उनके पत्रकारों का काम उसमें आसान हो गया। वो अनुवाद कर सकते हैं, खबरों को एडिट कर सकते हैं और प्रूफ रीडिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह के तमाम बदलाव इस दुनिया में हो रहे हैं। और डिजिटल युग में पत्रकारिता में अब भाषा की सीमाएं भी बहुत हद तक खत्म होती जा रही है। ये बात भी मैं रेखांकित करना चाहता हूं, क्योंकि अब अंग्रेजी की खबर भी आप अपने ऐप में या मोबाइल में हिंदी में पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। हिंदी की खबरें आप किसी भी भाषा में, फ्रेंच में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, अंग्रेजी में, जर्मन में, जापानी में, किसी भी भाषा में सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि हिंदी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ हिंदी पत्रकारिता का वर्चस्व भी बढ़ता जा रहा है और हिंदी का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपने आशा पारस फॉर पीस एंड हार्मनी फाउंडेशन, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, भारतीय शासकीय माधव महाविद्यालय उज्जैन और गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और बहुत आभारी हूँ खासकर प्रोफेसर आशा शुक्ला जी का और सभी साथियों का जिन्होंने मेरी बात को सुना। आशा है मेरी बात आपको पसंद आई होगी। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।